हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दी ऑफिसर एकेडमी माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द ऑफिसर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रतिदिन आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाता हूं दोस्तों, बिहार शिक्षक 4.0 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज अभी का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, उस सीरीज में हम आप सभी के लिए क्या कर रहे हैं, भूगोल और ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित जितने भी दोस्तों टीआरई 1.0 में 1 to 5 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों के बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और यह जो सीरीज है ये पार्ट 2 है, क्योंकि हमने दोस्तों पिछले क्लास में आपको 15 क्वेश्चंस करवाए थे और उससे हमारा दोस्तों आगे का सीरीज जो है और या आगे का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो चलिए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास का जो ये पार्ट है ये पार्ट 2 है। मतलब दोस्तों अगर 1 to 5 के क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं आप सभी का, है ना दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करवा रहा हूं इसके पार्ट क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जब आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट से, तो प्लेलिस्ट में आपको ये सारी बातें बढ़िया से आपको समझ में आए कि हाँ भाई कुछ छूटा नहीं है। तो चलिए, मैं विजुअल हूँ, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या मैं विजुअल हूँ? एक बार सभी स्टूडेंट्स यस या नो में दोस्तों मुझे बता देंगे। हम उसके बाद अपनी कार्य को शुरू करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस के साथ दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ऑफलाइन जो बैच है वो 9341464295 के पास आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद दोस्तों ये क्लास जो है आपको स्टार्ट हो चुका है सुबह दोस्तों, और ये पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड के पास ये क्लास आपको मिल जाता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न जो है, हमने आपको एक प्रश्न जो है आपको दिया था होमवर्क। ठीक है, एक प्रश्न हमने आपको क्या दिया था दोस्तों, होमवर्क के रूप में दिया था। तो जल्दी से मुझे बताइए, इस प्रश्न के होमवर्क में बहुत सारे प्रश्नों ने, बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर भी किया था। जैसे एक अमित लड़का था, सालनी थी, राहुल था, बहुत सारे बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर किया था। लेकिन चलिए अब यहां से बताइए कि सैल जो पत्थर होते हैं वो किस प्रकार के चट्टान होते हैं, या फिर दोस्तों उसमें जीवाश्म होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है। चलिए हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि मैंने आपको 88 क्वेश्चन करवाना है, 1 to 5 में आपको इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, अब सारी चट्टाने, अच्छा आपने दोस्तों चट्टानों के अगर बारे में अगर बात करें तो 3 प्रकार के आपने चट्टानों की बात किया होगा। ठीक है, 3 प्रकार के चट्टान अगर आप बात किए होंगे, जरा बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में, 3 प्रकार के जो चट्टान होते हैं वो कौन कौन से चट्टान होते हैं। 3 प्रकार के जो चट्टान होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से चट्टान होते हैं, जरा जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताते चलिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपको दोस्तों, एक तो आपको दोस्तों क्या होता है, आग्नेय चट्टान होता है। एक क्या होता है, आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान को दोस्तों फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं दोस्तों अंत आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। अंत आग्नेय चट्टान, अंत दोस्तों आग्नेय चट्टान, अंत आग्नेय, और दोस्तों हम क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये 2 प्रकार के चट्टान होते हैं। अंत आग्नेय में जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका बस आपका दोस्तों, अगर बात करें अंत की बात करें तो आपका गैब्रो जो है, गैब्रो चट्टान जो है ये आपका दोस्तों क्या है, अंत आग्नेय है। पेरिडोक्लाइट जो है,
कैल्डिडोसाइट जो है दोस्तों ये क्या है आपका अंतः चट्टान है। लेकिन अगर दोस्तों एंडेसाइट की बात करें, एंडेसाइट की बात करें तो ये आपका बाह्य चट्टान है। बसाल्ट की बात करें तो ये आपका दोस्तों क्या है बाह्य चट्टान है। अगर हम दोस्तों ग्रेनाइट की बात करें, अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है दोस्तों ये क्या है अंतः चट्टान है। तो ये आपका आग्नेय चट्टान हुआ। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक चट्टान होता है दोस्तों जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक चट्टान बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक में अगर हम बात करें तो इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और एक होते हैं दोस्तों अवसादी चट्टान। क्या होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं। अवसादी चट्टान हो दोस्तों तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे टीलाइट जो है, टीलाइट जो है दोस्तों ये एक अवसादी चट्टान है। कॉन्ग्लोमेरेट जो है, कॉन्ग्लोमेरेट जो है दोस्तों ये आपका अवसादी चट्टान है। अगर हम सिस्ट की बात करें, SCHIST सिस्ट की बात करें दोस्तों तो ये आपका क्या है, ये आपका मेटामॉर्फिक चट्टान है। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों क्या है, मेटामॉर्फिक चट्टान है। ये आपके दोस्तों क्या है, आपका है ना अवसादी चट्टान है। इसमें अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो अगर हम जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म जो है सबसे अधिक यहां होता है। सबसे अधिक जीवाश्म की संख्या जो जीवाश्म की दोस्तों जो मात्रा होती है वो आपको दोस्तों अवसादी चट्टान में होते हैं। यही दोस्तों अवसादी चट्टान में अगर हम बात करें रूपांतरित चट्टान में तो रूपांतरित चट्टान में दोस्तों जो जीवाश्म होते हैं वो नाक के बराबर होते हैं। नाक के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों आग्नेय चट्टान में तो आग्नेय चट्टान में जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं दोस्तों, जो फॉसिल्स होते हैं उनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान से दोस्तों मुख्य तौर पर आपको ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोग अच्छे से, ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं जिसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है। क्या बच्चे बोले भाई कि क्लियर आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है? क्या बोलते हो? खुशबू, अवधेश, रूही, क्या मेरी आवाज आप सभी को बढ़िया से आ रही है? वॉइस रुक रुक करके आ रहा है? एक बार सभी लोग रिफ्रेश करना यार जरा क्लास को। सही है, बहुत बढ़िया। अब चलिए, मोहित, मोहित है, अरे देखो तो साउंड यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही। साउंड साउंड रुक जाइए घंटे, रुक जाइए रुक जाइए। साउंड देखिए प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है साउंड में, देखिए जरा जल्दी से फटाफट। देखो मेरे भाई अब सही है? अब सही आवाज आ रही है? प्लीज टेल मी। तो कभी कभी कट रहा है तो काहे कट रहा है कभी कभी भाई? बैटरी लेकर के आना, बैटरी। चलिए, एक बार आप लोग अपनी क्लास को रिफ्रेश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके, अब चट्टानों की बात करें तो ये थे अब आपके आग्नेय चट्टान, ये थे आपका मेटामॉर्फिक, ये था अवसादी। तो कहां जीवाश्मों का कहां नहीं होगी हमने आपको डिस्कस कर दिया। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, आग्नेय चट्टान में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आग्नेय चट्टान में कौन कौन से ऐसे चट्टान होते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान को बहुत तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर हम दोस्तों इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक को ऑन द बेसिक ऑफ, ऑन द
एक तो आपका दोस्तों क्या हो सकता है, या तो आग्नेय चट्टान बाहर है या अंदर है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, आग्नेय चट्टान को डिवाइड करते हैं। इसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। अंतर आग्नेय चट्टान बोलते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं। एक दोस्तों अगर हम बात करें पीएच वैल्यू के आधार पर, पीएच वैल्यू के आधार पर दोस्तों भी आग्नेय चट्टान को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको आग्नेय चट्टान को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आपको दोस्तों अल्ट्रा बेसिक होता है, बेसिक होता है, अल्ट्रा एसिडिक होता है और अल्ट्रा हमें दोस्तों क्या होता है, बेसिक होता है। तो आप लोग ये सारे चट्टानों के प्रकार होते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है? यार आवाज कट रही है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ यूट्यूब पे। सही है, अब जरा बनना यार, तुम लोग बताते नहीं हो यार। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो अब कौन कौन से दोस्तों क्या होते हैं, आग्नेय चट्टान होते हैं। आग्नेय चट्टान का मैं दोस्तों आपको आपके जितने भी टाइप ऑफ आग्नेय चट्टान होते हैं उसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श... आपका प्यूमाइस, रायोलाइट, गैब्रो, पेरिडोटाइड, पेरिडोटाइट, डिओराइट, फिर आपका दोस्तों एक ग्रेनाइट। ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके आग्नेय चट्टान होते हैं, इसको आप याद कर लेना। एक आपका देखो बसाल्ट हो गया, पिनाइस हो गया, रायोलाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पेरिडोटाइट हो गया, डिओलाइट हो गया और ग्रेनाइट हो गया। ये आप ही याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें, अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें, रूपांतरित चट्टान की बात करें तो रूपांतरित चट्टान में दोस्तों स्लेट जो है, स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है, सिस जो है आपका रूपांतरित चट्टान है, निस जो है आपका रूपांतरित चट्टान है, मार्बल जो है आपका रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट है दोस्तों आपका रूपांतरित चट्टान है। आप लोग है ना, माइलोनाइट जो है आपका रूपांतरित चट्टान है, हॉर्नफेल्स जो है रूपांतरित चट्टान है। तो आपको जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो आप याद कर लेना। ठीक है, स्लेट हो गया, ठीक है, आपका दोस्तों क्या हो गया, सिस्ट हो गया, नीश हो गया, हॉर्नफेल हो गया, मार्बल हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका क्वार्टजाइट हो गया, एक सोप स्टोन, सोप स्टोन आप याद रखना, सोप स्टोन हो गया, और दोस्तों क्या हो गया, माइलोनाइट हो गया। ये आपके क्या हो गए, रूपांतरित चट्टान हो गए। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टान में दोस्तों आपका कोयला हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ठीक है, डाइकोमाइट हो गया, उसके बाद दोस्तों लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सिल्ट स्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, सेल हो गया, सैंड स्टोन हो गया, रॉक साल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, आयरन स्टोन हो गया। ये सब आपका, एक और मैं आपको लिख देता, चौक हो गया, एक और आपको लिख देता हूं दोस्तों, टीलाइट। ठीक है, टीलाइट, ठीक है, ये टीलाइट जो दोस्तों ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके अवसादी चट्टान होंगे। तो अवसादी चट्टान की अगर बात करें दोस्तों तो चौक हो गया,
फिर आपका दोस्तों कोयला हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, ठीक है, डाइटोमाइट हो गया, उसके बाद आपका लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, रॉक साल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, आयरन स्टोन हो गया, सिल्ट स्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, सेल हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, अवसादी चट्टान हो गए। ये सब आपके क्या हो गए, अवसादी चट्टान हो गए। तो इसको आप लोग याद रखना, आपसे प्रश्न पूछ लिया था आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बता रहे चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है, हिम नदियों में पाई जाती है, आपको दोस्तों नदी घाटियों में पाई जाती है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक रेगिस्तान में पाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर। चलिए सभी का आंसर क्या आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है नदी घाटी। अच्छा ये बताओ, नदी घाटी कितने प्रकार के होते हैं, नदी घाटी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नदी घाटी कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको बात किया जाए दोस्तों, नदी घाटी की बात किया जाए तो नदी घाटी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों भी प्रकार की घाटी होती है, एक यू प्रकार की घाटी होती है, ठीक है, यू प्रकार की घाटी होती है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो भी प्रकार की घाटी होती है दोस्तों, नवीन प्रकार की घाटी होती है, ये आपकी दोस्तों क्या होती है, नवीन प्रकार की घाटी होती है, और भी आकार की होती है, भी आकार की होती है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो आपको राफ्टिंग वगैरह जो करते हो आप लोग भी प्रकार की घाटी में करते हो, यू प्रकार की जो घाटी है दोस्तों वो क्या होती है, प्राचीन घाटी होती है, याद रखना, या क्या होती है, प्राचीन घाटी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नदियां अपनी है ना जो वो बहती है, जो अपने बेसिन बनाती है, तो उसकी जो प्राचीन बेसिन होती है, वो पुरानी बेसिन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू प्रकार की घाटी बोलते हैं। यू प्रकार की घाटी में दोस्तों घाटी का जो आकार होता है वो यू जैसा होता है, इसका आकार जैसा क्या होता है दोस्तों, यू जैसा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ऑक्सबो जो झील होता है ना, ऑक्सबो झील जो होता है दोस्तों, ऑक्सबो झील को हम लोग गोखुर झील भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, गोखुर झील भी बोलते हैं, गोखुर झील भी बोलते हैं। तो गोखुर झील का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो किस प्रकार की घाटी में होता है, यू प्रकार की घाटियों में दोस्तों होता है। यू प्रकार की घाटी में किसका निर्माण होता है, यू प्रकार की घाटी में ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। जनरली ऑक्सबो लेक का निर्माण जो अगर बात करें दोस्तों, तो जनरली अगर हम ऑक्सबो लेक की बात करें तो जब नदी इस प्रकार की मिएंडरिंग करती है, जब नदी दोस्तों इस प्रकार की क्या करती है, घुमावदार पाथ को फॉलो करती है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो नदियों से छूट जाती है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये पार्ट अगर छूट गया और ये बाहर निकल गया और नदियां अंततः अपनी रास्ता को ऐसे चेंज कर ली, अंततः दोस्तों नदियां अपनी रास्ता इस प्रकार अगर बदल ली, इस प्रकार अगर नदियां बदल ली, तो ये जो छूट गया भाग, ये जो हिस्सा छूट गया, इसी को दोस्तों हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। अच्छा ये जरा मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बिहार में कोई गोखुर झील है, क्या बिहार में आपको कोई गोखुर झील है, बिहार में कोई गोखुर झील है, अगर गोखुर झील है तो जरा बताना दोस्तों कि वो आपको कहां मिलता है और किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है, फटाफट मुझे कमेंट करने रहना, ठीक है। बिहार में दोस्तों अगर कोई गोखुर झील है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, और ये किस कहां पर है दोस्तों, किस जिला में है, आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना मेरे प्यारे बच्चों। यस आपको भाई पता होगा खबरताल या फिर दोस्तों कांवर झील जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, कांवर झील जो है, कांवर झील कहां है मेरे प्यारे
बच्चों जरा बताना कांवर झील, तो आपको पता है प्यारे बच्चों की बेगूसराय में, कहा नहीं बेगूसराय में। तो अगर ये सारी बातें आपको नहीं पता होगा दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि गोकुर झील जो है वो किस प्रकार की घाटियों में बनती है, यू प्रकार की घाटियों में इसका निर्माण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा। 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको, है ना, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को दोस्तों क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब जरा मुझे बता दें दोस्तों कि 2024 में जो है ना आपको वर्ल्ड वाटर डेज बनाया गया, उसका थीम क्या था। उसका थीम दोस्तों आप लोग होमवर्क में मुझे बताना, आप लोग मुझे होमवर्क में दोस्तों आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, एक सींग वाला जो गैंडा का जो घर होता है वो कहां देखने को मिलता है। गुजरात, केरल, असम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से मुझे प्यारे बच्चों बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, शेर नहीं हो, ठीक है। तो जल्दी से मुझे जवाब दो जरा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपको कहां देखने को मिलता है, और किस नेशनल पार्क में। जरा नेशनल पार्क का भी नाम बता देना दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी बता देना। बड़ा खुशी होगा अगर आप राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता देंगे, राष्ट्रीय उद्यान का अगर नाम बता देंगे दोस्तों तो भी बड़ा खुशी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या होगा दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क भाई ये आपका असम में है, और असम में दोस्तों ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको दोस्तों, है ना, आपको यहां पर एक गैंडा मिलेगा। अच्छा, जो मुझे 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 बताना मेरे प्यारे बच्चों कि महावीर, भगवान महावीर वन्य अभयारण्य कहां है। वो महावीर, भगवान महावीर, जरा मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों कि भगवान, है ना, महावीर, भगवान महावीर, है ना, आपका दोस्तों क्या है, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य ये आपका दोस्तों किस राज्य में है। ये आपको बीपीएससी टीआरई में दोस्तों भी पूछा हुआ है, तो ये मैं आपको दोस्तों आगे आने वाले प्रश्नों में हो सकता है आपको मिलेगा। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है ना, जरा मुझे बताना दोस्तों। बहुत बढ़िया, यादव, अस्मिता, विजय, आप सभी इस प्रश्न का आंसर कर रहे हो, और इसका आंसर आपने क्या किया दोस्तों, गोवा इसका आंसर किया। क्या आपने किया, गोवा किया। अच्छा, कान्हा नेशनल पार्क कहां है भाई, कान्हा नेशनल पार्क कहां है, कान्हा नेशनल पार्क कहां है। कूनो नेशनल पार्क बताना दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क कहां है ना, कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहां है, फटाफट मुझे बताना दोस्तों। दीपक, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज देयर, बहुत बढ़िया, ठीक है, जरा मुझे बताना दोस्तों। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बांधवगढ़, हाँ जी, बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपका नेशनल पार्क कहां है, यह भी जरा बताना मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताना। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर एमपी, कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों ये आपका क्या है, आपका एमपी राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों, एमपी में है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई है ना किस राज्य में है, तो ये एमपी में है। ये तीनों के तीनों आपको कहां मिल जाएंगे, आपको एमपी में मिल जाएंगे। बताना मेरे दोस्तों, मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क कहां है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे असम में है। कहां है दोस्तों, असम में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, जिम कॉर्बेट पूछा जाए, जिम कॉर्बेट पूछा जाए, जो भारत का दोस्तों पहला नेशनल पार्क है, ये आपका दोस्तों उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों जिम कॉर्बेट, तो आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों, पेरियार पूछ लिया जाए कि पेरियार नेशनल पार्क कहां है, तो पेरियार दोस्तों आपका क्या है, आपको केरल राज्य में है। कहां है दोस्तों, आपका केरल राज्य में है, आपसे केरल राज्य में है। रणथंभौर पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया दोस्तों कि रणथंभौर जो है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो आपका कहां है दोस्तों, तो आपका रणथंभौर जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। कहां है मेरे प्यारे बच्चों, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सारी आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्लियर है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए जो बच्चे दोस्तों 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं, उसको जीएस, एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे बैच मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों दो कोर्स जो है आपको फ्री मिलेगा, जिसमें आपको 5 प्रश्न और 6 to 8 का एनसीईआरटी का दोस्तों क्या होगा, माइंड मैप में मिलेगा।
इसमें दोस्तों आपको क्या होगा, 999 रुपया में दोस्तों ये बैच आपको मिलेगा। तो आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन पे इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो देश है वो कौन सा है? अब बताइए, अफ्रीका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का दोस्तों क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ओर होता है, अयस्क होता है। क्या होता है? या क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम का उपयोग हम किस चीज में करते हैं दोस्तों? तो एल्यूमिनियम का प्रयोग दोस्तों हवाई जहाज को बनाने में करते हैं। कहां करते हैं दोस्तों? हवाई जहाज बनाने में दोस्तों हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। बाकी दोस्तों आपको पता है कि चूंकि उसमें दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों सुचालक है, इसलिए हम दोस्तों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल दोस्तों आपको यंत्र बनाने में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें दोस्तों, Al2O3 की बात करें, अगर Al2O3 की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, तो इसका दोस्तों अगर हम बात करें कि यह सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है दोस्तों? यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है एल्यूमिनियम के उत्पादन में कितने स्थान पर दोस्तों? तो ये 5वां स्थान पर है। आप लोग याद रखना कि भारत दोस्तों पहले स्थान पर है, 5वां स्थान पर है। और फर्स्ट पर कौन है दोस्तों? तो फर्स्ट पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एल्यूमिनियम के क्या क्या उपयोग है ये भी मैंने आपको समक्ष क्या कर दिया है? डिस्कस कर दिया है। क्लियर है जी? इज इट फाइन टू ऑल? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सारे बच्चों, यादव, राव साहब, अस्मिता, रूपा, आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया। कह है कि सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर का अभिप्राय है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि गोल्डन फाइबर वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। गोल्डन फाइबर वाला क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, गोल्डन फाइबर जो शब्द है यह इसका संबंध किससे है ना? गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? तो आपको हमने कहा था दोस्तों, गोल्डन फाइबर का उत्पादक राज्य जो है, प्रथम उत्पादक राज्य जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों, यह है आपका वेस्ट बंगाल है। क्या है? ये वेस्ट बंगाल है। अगर हम सेकंड में बात करें कि सेकंड में कौन होगा दोस्तों, तो आपका प्यारा बिहार है। आपका प्यारा बिहार दोस्तों दूसरे स्थान पर है। अगर बिहार में अगर हम बात करें दोस्तों गोल्डन फाइबर का, तो किस जिला में दोस्तों? अगर आपको भागलपुर जिला को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं, या सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जूट इसका सही उत्तर होगा। जूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अगला प्रश्न की बात करते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अशांति कहलाता है, तबाही कहलाता है, पारिस्थितिकी दोस्तों क्षरण कहा जाता है ना? आपको बताना है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है? तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा अगर पर्यावरण में दोस्तों अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव अगर आपको देखने में मिले तो उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, दीपक कुमार जी, बहुत बढ़िया। ये खुश, मतलब आपको तो थोड़ा सा खुश होने की बात है। तो बताइए इस प्रश्न का, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? रूपा, लक्की, कुंदन, साक्षी, बहुत बढ़िया। अमरजीत, सोनी, निकट, परवीन, लक्की, पुष्पा, राहुल, प्रीति, विपिन, बहुत बढ़िया मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर किया है। खुशी होता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए, देखते हुए। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब मानवीय गतिविधि के द्वारा दोस्तों पर्यावरण को क्षरण किया जाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहा जाता है, पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है इसे। या दोस्तों पारिस्थितिकी क्षरण मतलब इकोलॉजिकल दोस्तों डिप्लेशन कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा? सी इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करेक्ट, काले फेफड़े रोग का संबंध किससे है? काले फेफड़े रोग का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों? आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे। इस काले फेफड़े रोग को दोस्तों न्यूमोकोनियोसिस भी कहा जाता है। याद रखना, इस काले फेफड़े रोग को दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखना, काले फेफड़े रोग को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस भी कहा जाता है। काले फेफड़े रोग का जो है दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना, इसका दूसरा नाम दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। और ये काले फेफड़े का रोग कहां होता है दोस्तों? तो आप लोग ये भी जान लेंगे कि दोस्तों ये आपके कोयला जो खनन करते हैं लोग, उनके दोस्तों फेफड़ों में क्या होता है? काले धब्बे, या जो श्वास जब लेते हैं तो श्वास के दौरान क्या होता है? रिस्पायरेशन के दौरान दोस्तों उनको क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं कोयला का, वो जाकर के वहां पर जमा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसे काले फेफड़े का रोग कहते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। इसे याद रखना दोस्तों, ये नाम जरूर याद रखना। अगर आपको नहीं पता, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहां पर काले फेफड़े का यूज किया है, अगर हो सकता है दोस्तों टीआरई 4.0 में आपसे पूछ दे कि बताओ न्यूमोकोनियोसिस जो रोग है उसका संबंध किससे है। तो काले फेफड़े का रोग ये बड़ा आसान हो गया आपको पहचानना कि कोयला से होगा। लेकिन अगर ये वाला शब्द यूज कर दिया जाए कि न्यूमोकोनियोसिस का यूज कर दिया जाए, तो आप कंप्लीटली क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेल स्लिक क्या होता है? तेल स्लिक जो होता है वो क्या होता है? उबला हुआ तेल होता है, ठंडा तेल होता है, समुद्र जल में तेल का पतली परत होता है, या दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जरा मुझे बताना दोस्तों कि आपको जो होता है तेल जो स्लिक होता है, आपको क्या होता है? ये बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए। आवाज बफर कर रहा है भाई, तो कैसे बफर कर रहा है यार? चलिए 20 प्रश्न का आंसर, कुछ बच्चे 30 प्रश्न का आंसर बोल रहे हैं। देखो एक बात आप याद रखना, ऑयल सिलिक में होता है क्या? जैसे मान लो दोस्तों ये आपका क्या है? ये जल है, ठीक है। ये मान लीजिए दोस्तों ये पानी है आपका, ये आप मान लो कि ये पानी है, ये मान लीजिए दोस्तों ये जल है, ठीक है। अब जल पर होता क्या है? आपको एकदम पतली सी परत, है ना, एक पतली सी परत दोस्तों क्या होती है? इस पे जमा हो जाती है। इस पे एक पतली सी परत क्या हो जाती है दोस्तों? जमा हो जाती है। एक पतली सी परत क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। और ये कैसे होती है दोस्तों? जब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान जब तेल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है? थोड़ा बहुत लीक होता है। और लीक होने के बाद क्या करता है दोस्तों? वो जो समुद्र के परत के ऊपर क्या होता है? ये जमा हो जाता है, ये फैल जाता है। ये इतनी पतला होता है, इतना पतला होता है दोस्तों कि इससे अब क्या क्या घटना होती है ये ध्यान देना। इसका प्रभाव क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? ये तेल स्लिक के प्रभाव के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेल स्लिक का प्रभाव क्या होता है ना, इसका प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव नंबर पहला प्रभाव ये है दोस्तों कि आपको याद रखना, समुद्र के अंदर या समुद्र का जो जल होता है उसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कम जाती है। क्या होती है दोस्तों? घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? कम जाती है, मात्रा कम जाती है। इसे दोस्तों घुलित ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं डीओ के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरा क्या होगा कि चूंकि जब डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जब कम जाएगी, तो दोस्तों जो मेराइन लाइफ होगा, जो पॉपुलेशन होगा, जो मेराइन क्या होगा? जो जलीय जीव होंगे उनकी मृत्यु होने लगेगी। जलीय जीव की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी दोस्तों, याद रखना।
जलीय जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तेल स्लिप होता क्या है, तो समुद्री जल पर दोस्तों तेल का एक पतला परत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तेल स्लिप कहा जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, इसका प्रभाव ये होता है कि समुद्र के जल में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम जाती है दोस्तों, तो जलीय जो जीव होंगे उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा क्या होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा वर्ल्ड के लिए दोस्तों, विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, WWF है ना, विश्व वन्य जीवन दोस्तों कोष का है ना पशु चिन्ह क्या है, आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे दोस्तों, इसका पशु चिन्ह क्या है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म पहले होता था दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता था। पहले क्या होता था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता था। अब क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ फंड इसे कहा जाता है, ठीक है। तो WWF का अगर आपसे पूछा जाए, WWF का जो फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जानता है। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, ये बताना, इसका गठन कब हुआ था, तो गठन दोस्तों इसका 1961 ईस्वी में हुआ है। इसका दोस्तों कब हुआ है, 1961 ईस्वी में दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का क्या होता है दोस्तों, गठन किया जाता है, आप लोग याद रखना है। ये करता क्या है दोस्तों, तो ये जो लुप्त प्राय जीव होते हैं इनकी दोस्तों गणना वगैरह करने का काम करता है। तो इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है दोस्तों कि इसका कार्य है कि भाई क्या करना, वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, वन्य जीव को क्या करना, संरक्षण देना, क्या देना, संरक्षण देना, ठीक है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, वन्य जीव का संरक्षण देना, और यह भी घोषित करना कि कौन सा जो वन्य जीव है दोस्तों वो क्या होगा, लुप्त प्राय होगा, कौन दोस्तों क्या होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा, ये सारी चीजें ये करता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का दोस्तों जो अगर हम बात करें, पशु चिन्ह की बात करें, तो पशु चिन्ह में दोस्तों विशालकाय पांडा का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, विशालकाय पांडा का यूज किया जाता है। इसमें आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा, 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा, याद रखना, ठीक है। शुड प्रोसीड माय डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, कहां स्पष्ट होता है, रेड डेटा बुक जैसा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा अंतर होता है दोनों में, ऐसा नहीं है। बताइएगा मेरे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, कितना बार मैं आप सभी को पढ़ाया हूं, ठीक है। जो बच्चे अगर क्लास किए होंगे, इन्वायरमेंट की क्लास किए होंगे हमारे साथ, ये सारे प्रश्न का आंसर दोस्तों आप स्पष्ट रूप से करोगे। आपको हमने कहा था दोस्तों कि ओजोन परत में जो छिद्र जो सबसे अधिक स्पष्ट जो दिखता है दोस्तों, वो आपको कहां दिखता है दोस्तों, या तो वो साउथ पोल में दिखता है, कहां दोस्तों, वो दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है। हमने इसके पीछे का कारण भी डिस्कस किया था, कारण क्या है दोस्तों, ये भी आपको डिस्कस किया था। जरा मुझे बताना दोस्तों, ओजोन जो छिद्र होता है इसमें सबसे अधिक ओजोन छिद्र का दोस्तों जो स्पष्ट रूप से दिखता है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है। इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, कोई बता सकता है, कोई बहादुर बच्चा जो आपको पढ़ाया था, जो आप लोग याद रखे हो, कोई बता सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एनीबॉडी ऑफ यू, टारगेट बीपीएससी, विकास, रानी, दुर्गेश, बताना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कोई बच्चा बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर नहीं होगा, कर्क रेखा पर नहीं होगा, मकर रेखा पर नहीं होगा, यहां पर दोस्तों कहा होगा साउथ पोल होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, साउथ पोल होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। कोई कारण बता सकता है,
बहुत 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 गलत मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हमने बताया था। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो इसका कारण था दोस्तों समताप मंडलीय जेट धारा। समताप मंडलीय जेट धारा, इसका कारण था दोस्तों सौर धब्बा। सौर धब्बा जिसको हम लोग बोलते थे सोलर स्पॉट बोलते थे, क्या बोलते थे? सन स्पॉट या फिर सन स्पॉट बोलते थे, सौर धब्बा। तो इन कारणों की वजह से दोस्तों क्या होता था, ओजोन छिद्र जो है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। अच्छा, ओजोन छिद्र के लिए दोस्तों कारक जो क्या है, केमिकल्स जो है, उनका जरा नाम बताना। वो केमिकल्स, वो रसायन का नाम बताना जिसके कारण से दोस्तों ओजोन में छिद्र हो जाता है। ओजोन में छिद्र हो जाता है, यह बताना कि ओजोन में जो छिद्र होता है उसमें कारक कौन होते हैं, सबसे अधिक कारक कौन होता है दोस्तों? तो आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर दोस्तों क्या होता है ना, क्लोरो का होता है दोस्तों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, आपका दोस्तों क्या होता है, HF6 होता है, और हाइड्रोजन हेक्सा फ्लोराइड होता है। ये सब दोस्तों क्या होते हैं, आपके वैसे केमिकल्स हैं, वे सब ऐसे दोस्तों क्या है, केमिकल्स हैं जो ओजोन को छिद्र करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं, ओजोन को छिद्र करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, CCl4 हो गया, आपका दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रो है ना हेक्सा फ्लोराइड हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल निकास से है ना, जो एग्जॉस्ट होता है उससे जो खतरनाक सबसे जो धातु निकलता है, वो धातु कौन सा होता है, जरा मुझे बताना प्यारे बच्चों। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से जो धातु निकलता है वो कौन सा धातु होता है? कैडमियम। बहुत मार मारूंगा। अभी ये प्रदूषण का चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं हो, अभी आपको दोस्तों प्रदूषण का चैप्टर पढ़ाया नहीं हो, प्रदूषण वाला चैप्टर अभी बचा हुआ है। ठीक है, प्रदूषण वाला चैप्टर जो है अभी बचा हुआ है। कैडमियम से दोस्तों इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, इटाई इटाई रोग होता है। यहां पर सीसा इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, सीसा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सीसा इसका सही उत्तर होगा, याद रखना। लेड इसका सही, लेड कह रहा हूं दोस्तों, सीसा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले दोस्तों जो क्या होते हैं, सबसे अधिक जो खतरनाक प्रदूषक होते हैं वो कौन होता है, सीसा होता है। वो क्या होता है, सीसा होता है। तो जब आपको पढ़ा दिया जाएगा प्रदूषण चैप्टर तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल है ना स्टे रेल पुल बनाया गया, तो कहां बनाया गया दोस्तों, आपको बताना है। हाल ही में जो स्टे पुल बनाया गया है वो कहां बनाया गया है, आप लोग जल्दी से मुझे मैसेज करेंगे और बताएंगे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यह जो आपका जो केबल पुल है दोस्तों, ये उधमपुर, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। और ये दोस्तों BRO रोड रोड ऑर्गेनाइजेशन,
बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। यह दोस्तों बनकर 11 महीने में तैयार हो गया। 11 मंथ में दोस्तों ये क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। और इसको बनाया गया दोस्तों, भारत का जो पहला जो क्या है केबल स्टे पुल जो बनाया गया है, ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कहां बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहां दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं। भारत का पहला अर्धचालक या सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, जरा मुझे बताना दोस्तों। देखो जाएगा है, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कहां बन गया है। तो भारत का पहला जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर जो दोस्तों निर्माण हेतु प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। बिहार में, अनुराधा मिश्रा जी। ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, गुजरात हो जाएगा। तो सेमी कंडक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। क्या होगा, गुजरात इसका सही उत्तर होगा। तो भारत का पहला अर्धचालक जो सेमी कंडक्टर जो निर्माण हेतु जो प्लांट है वो बनने वाला है, तो ये गुजरात में बनने वाला है, आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित ITU2 का सदस्य है। भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमेरिका है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। हाल ही में दोस्तों एक ग्रुप बना है जिसको हम लोग I2U2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, I2U2 बोलते हैं। I2 का मतलब दो आई और आई से इंडिया और आई से इजराइल, यू से यूएसए, एक यू से यूएई, ठीक है। तो ये चार देशों का दोस्तों सदस्य है। इसमें कितने सदस्य हैं, 4 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। 4 देशों के दोस्तों, 4 देशों इसका क्या है, सदस्य है। तो इसमें भारत है, यस, इजराइल है, यस, यूएसए है, यस, यूएई है, यस। तो इसका मतलब ये तीनों आंसर होंगे, ठीक है। और अगर तीनों होंगे इसका मतलब दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका डी हो जाएगा। यस, तो आई से इंडिया, आई से इजराइल, यू से दोस्तों यूएसए, यू से क्या होगा, यूएई। तो 4 देश है दोस्तों इसमें मिले हुए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की 2011 जनगणना के आधार पर बिहार की महिला साक्षरता दर क्या था। देखो इसे मैं पुरुष साक्षरता दर से बता देता हूं। पुरुष साक्षरता दर कितना था दोस्तों, पुरुष साक्षरता दर 72% था। तो यह 72.2% था, है ना। तो आपको बता दें दोस्तों महिला साक्षरता दर क्या था। महिला साक्षरता दर क्या था, महिला साक्षरता दर क्या था, महिला साक्षरता दर क्या था, ठीक है। अच्छा ये बताना दोस्तों कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला का नाम बता देना। जरा ये भी बता देना दोस्तों कि किस जिला में पुरुष साक्षरता अधिक है, किस जिला में पुरुष साक्षरता दोस्तों क्या है, सबसे अधिक है। ये भी बता दें दोस्तों किस जिला में महिला साक्षरता अधिक है, महिला साक्षरता अधिक है, महिला साक्षरता अधिक है। बिहार की बात कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। जरा मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, बताना मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो महिला साक्षरता दर बिहार की दोस्तों कितनी है, 51.5% बिहार की दोस्तों महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5% है।
ठीक है, तो महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? ये आपका महिला साक्षरता दर कितना हो गया? यह महिला साक्षरता दर दोस्तों 51.5% हो गया। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहां है दोस्तों? तो ये आपका रोहतास जिला में है। कहां है दोस्तों? रोहतास में है। महिला साक्षरता दर कहां है दोस्तों? तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपका रोहतास से ही होगा। ये भी आपका क्या होगा? रोहतास से ही होगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि साक्षरता वाला, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछे, तब भी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो रोहतास से ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा संताल निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करते हैं? अब देखो, इस प्रश्न का जो दोस्तों अभी जो सवाल बना है इसके सवाल के पीछे का दोस्तों कारण समझना। ये सवाल आपको मिलते हैं दोस्तों कहां से? ये इन्वायरमेंट के प्रश्न है। ये आपको दोस्तों इन्वायरमेंट में जब हम आपको करते हैं दोस्तों, जैसे चिपको आंदोलन वगैरह सब पढ़ाते हैं, उसी टाइम दोस्तों ये आंदोलन आपको पढ़ाया जाता है कि झारखंड में एक आंदोलन हुआ और वहां पर दोस्तों कदम के वृक्ष को, कदम के वृक्ष को दोस्तों क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों वहां पर एक क्या हुआ ना, एक पानी चला, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? कदम के वृक्ष बोलते हैं। तो याद रखना, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है जिसमें मुंडा और संथाल जनजाति जो है वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों? तो वो कदम के वृक्ष का पूजा करते हैं। और यही दो चैप्टर आपको दोस्तों अभी बचा हुआ है। ये दो चैप्टर हम अभी खत्म करने वाले हैं आने वाले दिनों में। जैसे जो ईबीएस की क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन की क्लास में दोस्तों आपको ये दो चैप्टर बचे हुए। एक तो आपका दोस्तों प्रदूषण बचा हुआ है और दूसरा दोस्तों आपको बचा हुआ है जो भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है वो बचा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती है ना जायज के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा दोस्तों और तरबूज उपयुक्त में से एक, सदिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। हाँ जी, देखो अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इसी को तीन रूपों में देखे होंगे। ठीक है, आप कहते हैं दोस्तों रवि फसल होता है, ठीक है, रवि फसल होता है, ठीक है, आपको खरीफ फसल होता है और एक आपका दोस्तों जायज फसल होता है। जायज फसल होता है। रबी फसल में दोस्तों जैसे गेहूं वगैरह जो हो गया, गेहूं हो गया, आपका तिलहन हो गया, आपका दलहन हो गया, ठीक है, ये आपके दोस्तों रबी फसल में हो गए। खरीफ की अगर हम बात करें, अगर हम दोस्तों खरीफ की फसल की बात करें तो धान हो गया, ये आपका दोस्तों क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। मूंगफली आपका दोस्तों खरीफ फसल में हो जाता है। दोस्तों क्या होता है? खरीफ फसल में हो जाता है। अगर हम दोस्तों जायज फसल की बात करें तो जायज फसल वो फसल होते हैं जो दोस्तों क्या होते हैं? सब्जी वगैरह से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो सब्जी का संबंध दोस्तों जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? दोनों फसलों के बीच, ये रबी और खरीफ के बीच में जो फसल उगाए जाते हैं उसे जायज फसल बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपका तरबूजा भी होगा, खीरा भी होगा और तरबूज भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों आपको भर भर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। बाबू जी, ये क्लास पीआरटी 125 के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको मैं करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको यह आह्वान दे दिया है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर डी कर रहे हैं। आइए जरा देख लेते हैं जरा बच्चा, आइए जरा हम लोग देखते हैं बेटा, थोड़ा सा आ जाओ जरा इधर। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पिक्चर पे, इस पिक्चर को थोड़ा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, और इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। इस पिक्चर को थोड़ा मैं क्या कर देता हूं? साइड कर देता हूं और आता हूं एक अलग से पिक्चर में आपके समक्ष क्या करता हूं? प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग जान लो, जैसे अगर मान लो दोस्तों ये आपका अर्थ का अलग अलग पार्ट है, जैसे ये कोर है, ये आपका दोस्तों क्या है? मेंटल है, ये आपका दोस्तों क्रस्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक बात बढ़िया से एकदम डिटेल में बता रहा हूं, आप लोग नोट करते चलना। देखिए
अगर दोस्तों ये आपका कोर है, आपका दोस्तों क्रस्ट है, यहां पर दोस्तों जो स्थान जहां से क्या होगा, जहां से दोस्तों कोई भी अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, वो स्थान को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको फोकस कहा जाता है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी कहा जाता है, हाइपो सेंटर कहा जाता है, हाइपो सेंटर कहा जाता है। और जब यह दोस्तों, जब यह क्या होता है, जब यह दोस्तों यहां से ये जब अर्थ निकलता है और जब ये अर्थ से जाकर टकराता है, अर्थ से जाकर टकराता है दोस्तों, तो यहां पर जहां पर ये टकरा करके ये चारों तरफ इस तरह से आपको जमीन के सतह पर फैल जाता है, ठीक है। तो जहां पर ये पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ईपी सेंटर बोलते हैं, अभिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईपी सेंटर बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। और यहां से क्या होगा, यहां से आपको पता होगा, यहां से पता होगा दोस्तों, ध्यान से एकदम बढ़िया से समझना, एक एक बात को क्लियर पहुंच समझना। फिर इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, फोकस के जस्ट अपोजिट जब आप पहुंचते हो दोस्तों, जैसे फोकस के जस्ट अपोजिट आप मान लो दोस्तों यहां पे पहुंच रहे हो, जैसे आप मान लो यहां पर, है ना, यहां से चला और तुम पीछे नीचे की ओर यहां पर आ रहे हो, ये जो पोल होता है, ये जो स्थान होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इस स्थान को बोलते हैं एंटीपोल। क्या बोलते हैं, एंटीपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीपोल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए दोस्तों यहां पर जो भूकंप आया, यहां पर जो भूकंप आया दोस्तों, मान लीजिए 7:07 एम में आया, 7 AM आया, तो आप यहां पर जो भूकंप फील करोगे वो 7:21 पर फील करोगे। 7 दोस्तों 21 AM पर आप क्या करोगे, भूकंप आप फील करते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फोकस और एंटीपोल के बीच, अगर दोस्तों जो है ना, आप कह सकते हैं कि जो भूकंप आता है उसके बीच का जो समय अंतराल कितना होता है, 21 मिनट का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों केंद्र, अगर आपसे पूछा जाए केंद्र और एंटीपोल, एंटीपोल के बीच का समय अंतराल कितना होता है, का समय अंतराल कितना होता है, तो समय अंतराल कितना होता है दोस्तों, आपसे याद रखना है, समय अंतराल होता है आपका 21 मिनट का होता है। कितना का होता है, 21 मिनट का होता है। अच्छा, तो ये होता है दोस्तों, ये हो जाता, ये जो आपको लाइन जो दिख रहा है दोस्तों, ये पी वेव होता है। ये क्या होता है, पी वेव होता है। अब आपको पता है कि पी वेव जो है, जैसे ये पी वेव जो है, ये इस प्रकार दोस्तों पी वेव आगे निकलेगा, इस प्रकार पी वेव आपको दिखेगा, इस प्रकार पी वेव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पी वेव होता है। और एस वेव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एस वेव आपको यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, एस वेव आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, एस वेव आपको यहीं पर मिलते हैं। तो जहां से फोकस स्टार्ट हुआ, जहां से दोस्तों केंद्र स्टार्ट हुआ, केंद्र और एंटीपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, आप सिंपल से रेडियस की बात करते हैं, तो जो पी वेव होता है, मैं आपको बता दूं कि पी वेव का गति जो होता है दोस्तों, पी वेव का जो गति होता है, उसकी गति होती है दोस्तों 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होता है। मतलब पी वेव जो है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या करता है, मूव करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अभी आप लोग लाइन रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों पी वेव की गति जो होती है वो कितनी होती है, तो 6 से 7 किलोमीटर प्रति, है ना दोस्तों, 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या करती है, मूव करती है। और पी की गति, पी का जो वेलोसिटी होता है दोस्तों, एक एस जो होता है उसकी वेलोसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है दोस्तों, तो लगभग 4 गुना ज्यादा होता है। कितना होता है दोस्तों, एस वेव दोस्तों 4 गुना कम होता है। कितना, 4 गुना क्या होता है दोस्तों, कम होता है। याद रखिएगा, ये सारी बातें क्या याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पी वेव जो, अगर हम पी वेव की बात करें दोस्तों, अगर हम पी वेव की बात करें, तो पी वेव जो है वो दोस्तों सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों से क्या कर सकता है दोस्तों, पास हो सकता है। लेकिन जब एस वेव की बात करें, तो एस वेव सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सॉलिड से पास होता है, लिक्विड से पास नहीं होता, गैस से पास नहीं हो सकता है। आपको ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा होगा, अपने दोस्तों जाना होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इज इट फाइन टू ऑल डियर स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं। इस प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न का जो सवाल कर रहा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कह रहा है दोस्तों पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पी तरंगे दोस्तों कह रहा है क्या ये ट्रांसवर्स वेव होती है। एकदम बात सत्य है दोस्तों, ये कहना कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा धरातल पर उद्गम केंद्र
के ऊपर स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। तो यह बात भी सही है दोस्तों, जहां धरातल पर जहां पर दोस्तों क्या करता है, आपका फोकस से जब ईपी सेंटर पर पहुंचता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों ईपी सेंटर कहलाता है। आप लोग याद रखना। तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप भविष्यवाणी का एक तरीका है। यह भी बात सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बता दूं, एक बात आपको और बता दूं कि भूकंप से पहले अगर जो कोई मान लीजिए दोस्तों कोई भूकंप आ रहा है, तो भूकंप से पहले क्या होगा, जानवर क्या करते हैं दोस्तों, उनकी गतिविधि बढ़ जाती है। जैसे कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा, खरगोश दोस्तों क्या होगा, खरगोश वगैरह जो रोडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिल में घुस जाते हैं, चूहा अपना बिल में घुस जाएगा। और दोस्तों भूकंप के बाद देखना दोस्तों, भूकंप जब आएगा उसके जस्ट बाद दोस्तों क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, वर्षा होती है। ये सब क्यों होते हैं आज तक दोस्तों इसको पता नहीं कर पाया। ये सब अभी जो क्वेश्चन है वो सब अनसॉल्व्ड है कि क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी गतिविधि है जिस कारण से दोस्तों क्या होते हैं, भूकंप से पहले जानवरों की गतिविधियां में क्या आती है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों कथन सत्य था, और तीनों के तीनों कथन सत्य था। इसका मतलब क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, इधर उधर भागने लगते हैं वो। चलिए, तो ये था आज का दोस्तों 35वां क्वेश्चन। मतलब हमने दोस्तों पिछले क्लास में आपको करवाया था 15 क्वेश्चन, आज हम आपको करवाए 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले जो बचे हुए जो दोस्तों आपके सवाल हैं, टोटल 88 क्वेश्चन था, 88 क्वेश्चन में हमने 35 क्वेश्चन करवा दिया। तो अभी भी बचा हुआ है दोस्तों लगभग 53 प्रश्न बचे हुए हैं। कितने प्रश्न बचे हुए हैं? 53 प्रश्न अभी और बचे हुए। 2 दिन का समय आपको अभी और लगेगा मेरे प्यारे बच्चों किसको कंप्लीट करने में। तो 1 to 5 का दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा गया है किससे संबंधित दोस्तों, 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो TRE 1.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, चाहे वो दोस्तों इन्वायरमेंट के प्रश्न हो, चाहे वो दोस्तों ज्योग्राफी के प्रश्न हो। ये इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के प्रश्नों को मिलाकर के दोस्तों मैं आपको सारे प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अगले दिन हम आप सभी से मिलेंगे दोस्तों। बाकी दोस्तों एक आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, बताओ दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है। इस प्रश्न का ये होमवर्क के रूप में दोस्तों इस प्रश्न को आपके समक्ष छोड़ रहा हूं। होमवर्क के रूप में दोस्तों इस प्रश्न को आपके समक्ष छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आप लोग करिएगा और मुझे बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। नेक्स्ट डे दोस्तों आपको इसी प्रश्न के साथ में अपनी क्लास को शुरू करूंगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट डे। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों आप लोग ऑफलाइन कमेंट हमें कर सकते हो। ऑफलाइन कमेंट करना, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं पक्का दूंगा। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।